हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है बिहार शिक्षक भर्ती जो हो रहा है 2023 में, उसका टेस्ट सीरीज़ का हम लोग पहला वीडियो का डिस्कशन कल कर लिए थे, जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन था पूरा। और आज फिर हम लोग सेट 2 का फुल लेंथ डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, आप अपना तैयारी को एक नया आयाम देने के लिए, आपका तैयारी को आंकने के लिए, आपका तैयारी कितना अच्छा से हुआ है, कितना नहीं हो पाया है, उसको देखने के लिए टेस्ट सीरीज़ लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप लोग बहुत अगर वीडियो पे पहुँचे हैं तो एक बार ज़रूर पूरा रुक के पूरा टेस्ट सीरीज़ का लगाएं और अपने से भी खुद देखेंगे आपको कितना आपसे बन पा रहा है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपको बता दें कि अगर आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। पीडीएफ जो है आपको फुल्ली सॉल्यूशन के साथ मिलता है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि नाम सुने होंगे आप, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किसके लिए प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया था। देखिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर दिया ऑप्शंस में आपके सती प्रथा समाप्त करने के लिए, लड़की पढ़ सके, या विवाह यानी पुनः हो सके, विधवा पुनर्विवाह हो बोले, और सभी जातियों में समानता के लिए। तो देखिए, इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, विधवा विवाह हो सके। इसके लिए जो है प्राचीन ग्रंथों का हवाला कौन दिया था? ईश्वरचंद विद्यासागर दिया था। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पुनर्विवाह का जागरूक करने वाला किसे कहा जाता है, यानी कौन जागरूक किया था पुनर्विवाह को? तो ईश्वरचंद विद्यासागर ही होगा, और 1854 या 55 के समय में। आगे है, भारतीय राष्ट्र सेना ने वर्ष देश में इम्फाल और कोहिमा के मध्य भारत पर आक्रमण करने की कोशिश की। ऑप्शंस आपके सामने 1943, 1945, 1946 और 1944। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 1944 ईस्वी में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, और ये जो है आपका 1 से 5 यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए, और जो है बिल्कुल प्राइमरी क्या है, जितना भी बहाली के लिए है, उस सभी के लिए काम में आने वाला है, लेकिन 1 to 8 तक में जो है उसके लिए स्पेशल है। ये याद रखिएगा, प्राइमरी शिक्षक के लिए स्पेशल सेट तैयार है। आगे है, हरियाणा राज्य में बनवाली, सिसवाल, कुनाल, मिर्ज़ापुर, दौलतपुर, भगवानपुर में की गई खुदाई से मिले सबूत निम्नलिखित से जुड़े हुए हैं। देखिए, हरियाणा राज्य में जो बनवाली, सिसवाल और कुनाल, ये सब जगह जो है, यहाँ से जो खुदाई हुआ तो वहाँ पर जो सबूत मिला है, किसका मिला है? प्रारंभिक हड़प्पा संस्कृति का, या परिपक्व हड़प्पा संस्कृति का, या उत्तर हड़प्पा संस्कृति का, उपयुक्त के सभी। तो 3 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए, वहाँ पर जो खुदाई हुआ तो पारंपरिक हड़प्पा संस्कृति, परिपक्व और उत्तर हड़प्पा संस्कृति, ये तीनों का साक्ष्य वहाँ पर प्राप्त हुआ है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर की ओर। 4 है, विदेशी वस्तुओं के निषेध के संबंध में असहयोग आंदोलन का उद्देश्य क्या था? देखिए, असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था भारत में 1920 में, यानी 1920 ईस्वी में, तो उसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य था, देखिए, पहला है कि भारतीय उद्योगों की रक्षा के लिए, ये देखिए ये भी करेक्ट है। दूसरा है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, अंग्रेजों की आर्थिक शक्ति को कमजोर करना। ये सभी क्या था? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य था। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, तो पानीपत के दूसरे युद्ध में मुगलों के खिलाफ अफगानी सेना का नेतृत्व करने वाला हिंदू सेनापति हेमू निम्नलिखित में से किसके सूर शासक का सेनापति था? यानी किस सूर शासक का सेनापति था? देखिए, पानीपत का जब युद्ध हो रहा था तो मुगलों के खिलाफ अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा था हिंदू सेनापति था, जिसका नाम था हेमू। तो वो जो था आखिर किस सूर शासक का सेनापति था? तो 5 का आंसर है आपका ऑप्शन बी, मोहम्मद आदिल शाह का जो था वो क्या था? सेनापति था। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप करके आगे ना बढ़ें, आप पूरा देखें। आपको जो कंप्लीट 120 क्वेश्चन का यहाँ आपको डिस्कशन होने वाला है। उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें मैथ रीजनिंग इंक्लूडेड है, तो मैथ रीजनिंग का जो सोल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, उसका सोल्यूशन हम लोग दे देंगे। आगे है 6 नंबर की ओर कि मार्च 1923 में इलाहाबाद में आयोजित स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? देखिए, स्वराज पार्टी का गठन 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास दोनों मिलकर किया था, लेकिन उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका यानी कि स्वराज पार्टी का प्रथम अध्यक्ष कौन था सम्मेलन में? तो चित्तरंजन दास था। और पूछेगा महासचिव कौन होगा? तो मोतीलाल नेहरू, याद रखिएगा। ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा, अध्यक्ष कौन था? चित्तरंजन दास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 तो हो गया। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका कि प्रेसिडेंसी प्रणाली के अंतिम पतन के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार था? देखिए, प्रेसिडेंसी प्रणाली के अंतिम पतन के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार था?
यानी कि वहाँ से प्रेसिडेंसी प्रणाली क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो 7 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन बी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो था उसमें प्रेसिडेंसी प्रणाली को क्या कर दिया था, पतन हो गया था, यानी उसका खत्म हो गया था। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 7 के बाद 8 नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। 8 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि 1915 ईस्वी में हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी। देखिए हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना किसने की थी, तो आपके सामने ऑप्शंस है। तो ऑप्शंस में इसके देखिए मोहनदास गांधी है, पंडित मदन मोहन मालवीय है, चलागधर बी हेडगेवार है और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर हो जाए आपका ऑप्शन बी पंडित मदन मोहन मालवीय जो था हिंदू में एक यानी कि हरिद्वार में हिंदू महासभा की स्थापना की थी, वो भी कब 1915 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर की ओर बढ़ते हैं। आंध्र महिला सभा का संस्थापक कौन थी, आंध्र महिला सभा का संस्थापक कौन थी, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख। याद रखिएगा 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दुर्गाबाई देशमुख जो थी वो आंध्र महिला सभा का संस्थापक थी। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने वाली सामाजिक संस्था के रूप में कौन सी पार्टी उभरी। देखिए कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने वाली कौन सी पार्टी उभरी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ पार्टी जो है वो कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्र धर्म की शिक्षा देने के लिए वाली सामाजिक संस्था के रूप में बन के उभरी थी ये पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, भारतीय राष्ट्र ध्वज में हरा रंग का प्रतीक क्या है। तो देखिए आप राष्ट्र ध्वज में तो आप रंग देखते ही, केसरिया है, सफ़ेद और हरा है। इसमें हरा रंग का क्या प्रतीक है, तो हरा रंग जो है मिट्टी और समृद्धि से संबंधित है, जो झंडा गीत में भी है कि हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, किस घटना से नेताओं में निराशा और गुस्सा पैदा हुआ जिससे स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना भी हम लोग तुरंत देखिए 1923 ईस्वी में हुई थी। वो भी कब हुआ था, जब असहयोग आंदोलन को गांधी जी जो है वापस ले लिए थे 1922 ईस्वी में। तो उसी से नाराज होकर जो है एक नया पार्टी का गठन हुआ था, इसका नाम था स्वराज पार्टी। तो यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका असहयोग आंदोलन को वापसी होने के बाद। आगे है 13 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। देखिए भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन थी, एनी बेसेंट थी, जो 1917 का लखनऊ अधिवेशन की थी। आप लोग को पता होना चाहिए 1917 का, तो यानी 1917 के अधिवेशन में जो है ये थी एनी बेसेंट। हाँ अगर यही क्वेश्चन रहता कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अगर बोलती तब आपको कस्तूरबा गांधी मारते, और वो कस्तूरबा गांधी आपका 1925 में कानपुर का अधिवेशन की थी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लें कि ये पूछा है कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय अगर बोल देती तो हम लोग कस्तूरबा मारते, अभी डायरेक्ट महिला पहली महिला है तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एनी बेसेंट होगा। सॉरी अगर बोलता तो सरोजनी नायडू मारते, बिल्कुल कस्तूरबा गांधी नहीं, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। अगर फिर से एक बार क्वेश्चन को देख लें थोड़ा सा कन्फ्रेंस करने के लिए कि भारतीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बोली इसलिए हम लोग एनी बेसेंट मारे। अगर यही बोलती कि भारतीय कांग्रेस की पहला भारतीय महिला अध्यक्ष बोलती तो हम लोग सरोजनी नायडू मारते, जो कि 1925 में अधिवेशन की थी, कहाँ की, कानपुर के अधिवेशन, याद रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि गांधी और इरविन समझौता के गांधी एवं इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है। यानी देखिए गांधी और इरविन समझौता आपका 5 मार्च 1931 को हुआ था। कल के सेट में हम लोग ये डिस्कशन कर लिए थे। अगर आपका ये पहला वीडियो है तो इसको देखने के बाद उसको भी जरूर देख लें। चैनल पे आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है बिहार की 2023 करके शिक्षक भर्ती, उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो देखिए ये 5 मार्च 1931 में हुआ था और ये समझौता स्पेशल जो है ना आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करने के लिए ही बना था। तो किससे संबंधित था, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा, 14 का ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। आगे देखते दोस्तों। आगे है कांग्रेस में के गया अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की जिसमें असहयोग आंदोलन वापस लेने पर निराशा और रोष व्यक्त किया गया। देखिए कांग्रेस का जो गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था उसका अध्यक्षता चित्तरंजन दास कर रहे थे, और इसी अधिवेशन में जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का बात हुआ, और जहां से चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू अलग होकर कांग्रेस से एक नया पार्टी का गठन कर लिया, इसका नाम था स्वराज पार्टी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है 16 नंबर का कि भारत में सोने के सिक्कों का सब बड़े पैमाने पर जारी करने वाला राजा कौन था। यानी कि सोने का सिक्का सबसे ज़्यादा पैमाने पर यानी अधिक मात्रा में कौन जारी किया था, तो 16 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन डी कुषाण वंश। इसका आंसर क्या हो जाए आपका, कुषाण वंश जो है सर्वाधिक सोना का क्या किया था, सिक्का जारी किया था। आगे है कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते का नेतृत्व करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौते यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, वो भी समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। तो इसके बीच जो है
आखिर ये कौन ऐसा भूमिका निभाया था, तो इसका आंसर है आपका 17 का ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है इसका भूमिका निभाए थे उन दोनों को मिलाने में। आगे देखते हैं दोस्तों 18 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बंगाल में सामाजिक एवं धार्मिक सुधारों 18 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्रदूत यानी आत्मसभा की स्थापना किसने की थी। देखिए बंगाल में सामाजिक और धार्मिक सुधारों में अग्रदूत यानी आत्मसभा की स्थापना किसने की थी, तो देखिए आत्मसभा की स्थापना आपका जो है क्या हो जाएगा 18 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, सॉरी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। आगे है पानीपत का तीसरा युद्ध देश में लड़ा गया था, यानी कब लड़ा गया था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो आपका 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं कि किस नेता ने अलीगढ़ में मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो आगे चल के अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो 20 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। अभी इसको हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत के वर्तमान जीडीपी लगभग कितनी है। देखिए सारा क्वेश्चन जो आपका किससे आ गया है, करंट अफेयर से आ गया। तो चलिए इसको देखते हैं कि अभी भारत में जीडीपी कितना है। तो 21 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपका कितना है 5.2 ट्रिलियन जो है अभी भारत का जीडीपी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर का कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय का नाम देश के नाम पर रखा जाएगा। देखिए प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जो है, जिसको हम लोग इलाहाबाद के नाम से पहले जानते थे, वहाँ पर एक राष्ट्र विधि विश्वविद्यालय बन रहा है। तो उसको किस नाम से रखा जाएगा, उसका नाम क्या रहेगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजेंद्र विश्वविद्यालय इसका नाम रखा जाएगा, राजेंद्र प्रसाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन इसका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 22 का बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। 23 नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23 नंबर का है फिल्म फेयर अवार्ड्स 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो 23 का आंसर है आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। आलिया भट्ट को गंगूबाई काठीवाड़ी उसका फिल्म बना था गंगूबाई नाम से, तो गंगूबाई फिल्म के ही लिए उसे जो है आलिया भट्ट को क्या दिया, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का क्या दिया है, खिताब दिया है फिल्म फेयर की तरफ से। आगे है 24 नंबर का, डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। किससे थे, साइंस इंडस्ट्रीज यानी साइंस से जुड़े हुए थे डॉक्टर एन गोपाल कृष्णन। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है केंद्रीय कैबिनेट ने देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। देखिए देश में केंद्रीय कैबिनेट ने जो है बहुत सारे कॉलेज नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो उसका संख्या कितना है, तो 25 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी कि 157 नए नर्सिंग होम की कॉलेजों की स्थापना की मंजूरी दी है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज कौन बने हैं। पहला नहीं बल्कि दूसरा के बारे में पूछ रहा है। तो 26 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, बाबर आजम। ऐसा पाकिस्तान का खिलाड़ी है जो पाकिस्तान की टीम का क्या है, कैप्टन भी है। तो ये 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज हैं। आगे देखते हैं 27 नंबर की ओर। नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। तो 27 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 4। याद रखिएगा कि नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत टोटल 4 विश्वविद्यालय का मेडिकल डिवाइस पार्क का स्थापना किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है निम्नलिखित में से किस वनस्पति में जैतून, बबूल, मोडेस्टा और पिस्ता सबसे प्रमुख प्रजाति है। तो 28 नंबर का आंसर है आपका, इसमें से कौन हो जाएगा बताना है आपको। तो 28 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन डी, उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार वन में जो है आपका कौन कौन, जैतून, बबूल, मोडेस्टा और पिस्ता, ये जो सबसे प्रमुख प्रजाति है। 29 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन आपका कि सुंदरबन पारिस्थितिकी आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है। सुंदरबन जो है जानते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में है, तो इसके पारिस्थितिकी आवास को निम्नलिखित में से कौन सा दर्जा दिया गया है। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, या बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, या राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आपको बताना है इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो 29 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त के सभी। उसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का भी मिला है दर्जा, बायोस्फीयर का भी मिला है, टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान सभी का दर्जा उसको प्राप्त है सुंदरबन पारिस्थितिकी आवास को। चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी पृथ्वी के सतह की
सबसे निकटतम परत है जिसमें सभी मौसमी घटित होती है। यानी मौसमी घटनाएं किसमें घटित है? देखिए टोटल 5 जो है वायुमंडलीय परत है, तो उसमें सबसे निचला परत जो आपका क्षोभ मंडल है जिसमें आपका मौसमी घटनाएं होती रहती है। तो इसका आंसर करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। और आगे देखते हैं, आगे है पृथ्वी का कोर मुख्य रूप से है, देखिए कोर मेंटल क्रस्ट, 3 भागों में पृथ्वी बटा हुआ है, तो कोर में जो है आपका क्या पाया जाता है? देखिए दूसरे एक तो हुआ कोर मेंटल क्रस्ट, दूसरा हम लोग सियाल, सीमा, निफे के नाम से जानते हैं। तो निफे आपका कहाँ पाया जाता है? कोर में। तो निफे मतलब हो गया Ni से निकेल, Fe से फेरस यानी लोहा। तो ऑप्शन सी इसका 31 का करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने जियोग्राफी शब्द गढ़ा, यानी कौन जियोग्राफी शब्द को लाया? तो 32 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, क्या था? इरेथोनिस्ट, यानी इरेथोस्थनीज जो थे वो जो है ज्योग्राफी शब्द को गढ़ा था। 32 के बाद हम लोग 33 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है, देखिए भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है, ऑप्शन आपके सामने 5100 किलोमीटर, 5100.5 या 6500.3। एक तो है आपका ऑप्शन सी 7516.6। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ही हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर जो है भारतीय समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई है। और इसको आपको जानना हो, पता होना चाहिए कि यानी कि सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य का है? तो गुजरात का है। आगे है 34 का, पवन अपर्दन में कौन सी भू आकृति उत्पन्न होती है, यानी हवाओं के से जो है कौन सा स्थलाकृति का निर्माण होता है? तो 34 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, जुगेन जो है, जुगेन नामक का जो भू आकृति है वो पवन अपर्दन से ही बनता है। आगे है 35 की ओर कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के वनों को बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कौन सा ऐसा कथन है जो कि अंडमान निकोबार द्वीप के बारे में सही है? तो इसका आंसर है आपका वन भौगोलिक क्षेत्र का 90.3% कवर करती है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट है कि यहाँ पर जो टोटल भौगोलिक क्षेत्र का 90%, लगभग 90% जगह पर क्या है? वन ही क्षेत्र है। 35 के बाद हम लोग 36 की ओर बढ़ते हैं कि भारत के कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वनों का अनुपात कितना है? भारत में कुल वन क्षेत्र में आरक्षित वन कितना है आपका? 54% है, यानी 36 का ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 54%। आगे देखते हैं 37 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 37 है आपका, विश्व का कितना प्रतिशत स्वच्छ जल भारत की जनसंख्या के लिए उपलब्ध है? तो भारत की जनसंख्या के लिए कुल 4% जल जो है उपलब्ध है। विश्व का कितना परसेंट? तो 4% स्वच्छ जल भारत की जनसंख्या के लिए उपलब्ध है। 37 के बाद हम लोग 38 की ओर बढ़ते हैं। भारत में कितना भूमिगत जल उपलब्ध होने का अनुमान है? तो भारत में कुल 443.9 बिलियन क्यूबिक मीटर जल का जो है उपलब्ध होने का अनुमान है। 38 के बाद हम लोग 39 की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। मिट्टी को एक जीवित तंत्र माना जाता है क्योंकि यह विभिन्न जीवित समुदायों का पोषण करता है, यह पौधों में वृद्धि में सहायक होती है। आगे है, यह निरंतर परिवर्तन से गुजरता है, यह प्रकृति में नवीकरणीय है। तो 39 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, यह विभिन्न जीवित समुदाय का पोषण करता है, इसीलिए मिट्टी को जीवित तंत्र माना जाता है। आगे है, भारत में मुख्यतः कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भारत में टोटल कितनी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? तो भारत में आपका 6 प्रकार की कुल मिट्टियाँ पाई जाती है। भारत में टोटल 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। और भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। आगे है, भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है बल्कि यह बहुत ही गहरी है, जिसके, चलिए आगे देखते हैं, इसका क्वेश्चन यहाँ है, जिसके अंदर अलग तरह तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका अबुल कलाम आज़ाद का है, इसने कहा था। आगे है 42, नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित था? नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ केस किससे संबंधित था? इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए, समलैंगिकता से संबंधित था। आगे है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष महोदय करते हैं। इसका 43 नंबर का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आगे है 44 की ओर बढ़ते हैं। 44 का क्वेश्चन है आपका कि किस अनुच्छेद के अनुसार संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद के तहत संसद का संयुक्त बैठक बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108 के तहत। 44 का आंसर हो जाए आपका, 44 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन सी। और इसको बुलाने का क्या है, अधिकार किसे है? तो बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है, और इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। याद रखिएगा कि संयुक्त बैठक का बुलाने का अधिकार जो राष्ट्रपति को है, और इसकी अध्यक्षता लोकसभा का ही अध्यक्ष करते हैं। आगे है,
अगर किसी पंचायत का विघटन होता है तो चुनाव होने की चाहिए, यानी अगर कोई पंचायत का विघटन हो गया तो चुनाव कितना दिन के अंदर हो जाना चाहिए, तो 45 का आंसर है आपका ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा कि 6 माह के अंतर्गत जो है अंदर वहाँ पर चुनाव हो जाना चाहिए। आगे है, निम्न में से 26 नवंबर 1949 को संविधान के किन उपबंधों को प्रभावी नहीं किया गया था? कौन सा ऐसा चीज़ था जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं किया गया था? तो इसका आंसर आपका इसमें देखिए, नागरिकता भी लागू हो गया था, निर्वाचन हो गया था, अंतरिम संसद भी हो गया था। तो ये संवैधानिक संशोधन जो है इसको बाद में जोड़ा गया है, तो ये बाद में लागू किया था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते दोस्तों, आगे है, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व का उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है, यानी नीति निर्देशक तत्व का उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत कौन सा है? तो 47 का आंसर है आपका ऑप्शन बी समान सिविल संहिता, ये जो है उदारवादी को दिखाता है। कौन? नीति निर्देशक तत्व का, तो 47 का ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं, आगे है, सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार किस वाद में मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों के बीच मुद्दे को संबोधित किया? ऐसा कब किया? तो 48 नंबर का हम लोग ऑप्शंस के पास आते हैं, ऑप्शंस आपके सामने, इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 48 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी चंपकम दोरायराजन केस में जो है ऐसा बोला था। आगे है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ब्राह्मण यानी कि शतपथ ब्राह्मण जो है ये किसका ब्रह्म ग्रंथ है? देखिए, हर जितना भी ग्रंथ है ना, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद जितना भी वेद है उसका कोई ना कोई ब्राह्मण ग्रंथ है, तो ये कौन सा ग्रंथ का ब्राह्मण ग्रंथ है पूछ रहा है। तो 49 नंबर का आंसर हो जाए आपका ऑप्शन, इसका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। ये जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ ग्रंथ। आगे है, तीर्थ बौद्ध संगति निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में हुआ? तो तीर्थ बौद्ध संगति आपका जो है अशोक के शासनकाल में हुआ था। याद रखिएगा, पहला अजातशत्रु के काल में हुआ, दूसरा कला अशोक, तीसरा अशोक के समय, और चौथा यानी अंतिम वाला जो है कनिष्क के समय में होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। आगे है, लोथल शहर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? लोथल के बारे में इनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही नहीं है? तो 51 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन ए, यह गुजरात में माही नदी के तट पर है। ये क्या है आपका गलत है, लोथल जो है आपका भोगवा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। इसलिए ऑप्शन ए ही इसका क्या होगा, इनकरेक्ट, और यही हम लोग को खोजना था कौन सही नहीं है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अकबर के नवरत्न का हिस्सा नहीं था? इसमें से कौन था जो कि अकबर का नवरत्न का हिस्सा नहीं था? तो 52 का आंसर हो जाएगा उस्ताद मंसूर जो था ये नवरत्न का हिस्सा नहीं था, ये चित्रकार था उसका दरबारी। आगे देखते हैं, आगे है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? दिल्ली को सर्वप्रथम राजधानी कौन बनाया था? इल्तुतमिश बनाया था। 53 का आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 14 सूफी संप्रदाय अथवा सिलसिलों का उल्लेख किया था? सिलसिलों का उल्लेख सर्वप्रथम कौन किया था? अबू फजल किया था, याद रखिएगा। 54 का आंसर ऑप्शन बी है। आगे है, शुद्धाद्वैतवाद यानी कि शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी, वल्लभाचार्य ने किया था। 55 का भी आंसर ऑप्शन बी ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो आपका 21 जून को मनाया जाता है। इस बार भी 21 जून को मनाएगा, और मोदी जी जो है यूएन से इसका संबोधन कर रहे थे। आगे है, पियोंग यांग किस देश की राजधानी है? 57 का आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि पियोंग यांग जो है आपका दक्षिण कोरिया की राजधानी है। आगे देखते हैं, खबरों में रहे जैकमा किस देश का अरबपति था? तो खबरों में रहे जैकमा जो आपका कहाँ का अरबपति था? तो 58 का आंसर है आपका चीन का, जो कि विलुप्त हो गया अभी फिलहाल। अगेती झुलसा रोग है, अगेती झुलसा रोग क्या है? तो अगेती झुलसा रोग जो आपका क्या है, ये आलू का रोग है, याद रखिएगा। अगेती झुलसा रोग किस में लगता है? आलू में लगता है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, केंद्र चावल अनुसंधान कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्र चावल अनुसंधान जो आपका कटक में है, और अगर विश्व स्तर पे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान कहाँ है, तो फिलीपींस के मंडीला में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, 61 नंबर की ओर, कि निम्नलिखित में से नेमसक पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है नेमसक, और उसका लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने, शोभा डे, और देखते हैं किरण देसाई, उसके बाद है झुम्पा लहरी और विक्रम सेठ। तो इसका आंसर हो जाएगा कि निम्नलिखित पुस्तक का लेखक आपका कौन था? झुम्पा लहरी था, याद रखिएगा। बथुकम्मा, बथुकम्मा किस राज्य का त्यौहार है? तो बथुकम्मा जो आपका कहाँ का? तेलंगाना का क्या है? त्यौहार है, याद रखिएगा। बथुकम्मा ये जो है तेलंगाना राज्य का त्यौहार है। भारत में सेंट थॉमस चर्च किस राज्य में स्थित है? तो सेंट थॉमस जो आपका चर्च कहाँ पर स्थित है भारत में? तो सेंट थॉमस चर्च आपका केरल में स्थित है। 63 नंबर का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है 64 की ओर बढ़ते हैं,
कि लावनी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो लावनी जो है आपका कहाँ पर था, महाराष्ट्र की नृत्य शैली है, याद रखिएगा, राज्य की नृत्य शैली है महाराष्ट्र राज्य की। 64 के बाद 65 की ओर बढ़ते हैं। किस समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक पद प्रदान करने की सिफारिश की थी। तो LM सिंघवी समिति जो है संवैधानिक पद प्रदान करने की सिफारिश की थी, जो कि 24 अप्रैल को 1993 ईस्वी में लागू हो गया था। इसलिए हम लोग हर बार 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। और कौन सी समिति था, तो LM सिंघवी समिति, याद रखिएगा। आगे देखते हैं कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप किस खेल से संबंधित है, तो 66 नंबर का भी आंसर है आपका ऑप्शन ए, राइडर कप जो है आपका गोल्फ से संबंधित है। आगे देखते हैं दोस्तों, किस देश ने अपना पहला स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का लॉन्च किया है। तो 67 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। यही अगर नूर रहता तो फिर हम लोग ईरान मारते, याद रखिएगा। आगे है, हाल फिलहाल किस देश का माउंट एसो ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है, यानी कौन सा देश में जहाँ पर माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो 68 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, याद रखिएगा, कहाँ पर, जापान में। जापान का माउंट एसो ज्वालामुखी जो वहाँ पर क्या हुआ था, हाल ही में सक्रिय हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। 69 नंबर की ओर बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो आप मुगल गार्डन का नाम जो है अमृत उद्यान हो गया है, याद रखिएगा। 69 का ऑप्शन डी होगा। आगे है, G20 की स्थापना कब की गई। तो G20 की स्थापना 1999 ईस्वी में की गई। और अभी आपको पता होना चाहिए कि इस बार G20 का बैठक जो है आपका भारत में ही हो रहा है। तो G20 का जो है अध्यक्ष इस बार भारत ही है, याद रखिएगा। 70 के बाद 71 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 71 नंबर का आंसर है आपका कि क्रिस्टल विधि का प्रयोग किस पदार्थ को शुद्ध करने में किया जाता है। तो क्रिस्टलीय विधि द्वारा हम लोग ठोस पदार्थों का क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। आगे है 72 नंबर का, मोमबत्ती के जलने, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में कौन सा परिवर्तन होता है। तो मोमबत्ती के जलने में आपका भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। आगे है, जाइलम एवं फ्लोएम किस प्रकार का उत्तक है। तो जाइलम तथा फ्लोएम जो आपका एक जटिल उत्तक है। 73 नंबर का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि जाइलम और फ्लोएम एक जटिल उत्तक है। आगे है, सेल का खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो सेल का खोज यानी कोशिकाओं का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। आगे 75 की ओर बढ़ते हैं कि कोशिकाओं का बिजली घर किसे कहा जाता है। तो कोशिकाओं का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कोशिका पावर हाउस ऑफ सेल। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। तो 76 नंबर का भी आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि आर्थ्रोपोडा के उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी कौन ऐसा झींगा, तितली, मकड़ी और इसमें से जो है तीनों में से कौन है जो आर्थ्रोपोडा ग्रुप का उदाहरण है। तो 77 नंबर का आंसर आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त के सभी। ये झींगा, तितली, मकड़ी तीनों जो है ये आर्थ्रोपोडा समूह के हैं। मोलास्का का उदाहरण कौन सी नहीं है, कौन से नहीं है इनमें, जो मोलास्का कौन सा उदाहरण नहीं है। ये भी एक ग्रुप है जिसमें अलग अलग प्रजातियां के जीव जंतु आते हैं। तो मोलास्का में कौन नहीं आता है। तो 78 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। ये जो है झींगा जो आपका मोलास्का उदाहरण निस्सार नहीं है, बाकी घोंगा और सीप है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है, निम्न में से कौन जल स्थलचर का उदाहरण है। जल स्थलचर का उदाहरण आपका कौन है। तो इसका आंसर है आपका मेढक, सेलामेंडर, टोड, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो। ये सभी जल स्थलचर का उदाहरण है। गति के पहले नियम को कहते हैं, गति के पहले नियम को ही जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। 80 का आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 81 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बल का इकाई है, बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। ऊर्जा के कौन से रूप होते हैं, ऊर्जा के कौन कौन से रूप होते हैं। तो ऊर्जा का कौन कौन सा रूप होता है। तो यांत्रिक, ऊष्मीय और काश तीनों ऊर्जा होती है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए, उपयुक्त के सभी। 83 है आपका, ध्वनि किस प्रकार का तरंग है। तो ध्वनि आपका जो किस प्रकार का तरंग है, ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। 83 का आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। अब 84 की ओर बढ़ते हैं कि यूएनईपी का मुख्यालय अवस्थित है। तो यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका 84 नंबर का ऑप्शन सी, नैरोबी में। यूएनईपी का मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी में। आगे है, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, यानी इको मार्क किसको मिलता है। तो 85 का आंसर है आपका ऑप्शन सी, इको मार्क जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो जो चीज़, उसी को इको मार्क दिया जाता है, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान ना पहुँचे। 86 नंबर का है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के
विषय में सही नहीं है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही नहीं बताता है, ये एक बंद तंत्र है, ये क्या है, गलत है। बाकी ये एक जैविक अजैविक दोनों संगठनों से युक्त है, ये भी सही है। स्वयं इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये भी सही है। ये प्राकृतिक संसाधन तंत्र है होता है, ये भी सही है। लेकिन ये बंद तंत्र है, यही क्या आपका गलत है, जो हम लोग को यही चूज करना था। 87 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं। प्रथम पोषक अंतर्गत कौन आते हैं, तो 7 का डी हो जाएगा, हरित पादप। आगे है खाद्य श्रृंखला, फूड चेन में मानव है। खाद्य श्रृंखला जो है उसमें फूड चेन में मानव का क्या स्थान है, तो 88 का आंसर है आपका ऑप्शन डी। प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता दोनों में मानव का चयन होता है, तो 88 का ऑप्शन डी हो गया। 89 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड, कि पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। पारिस्थितिकी निकाय जो था उसमें ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है, तो 89 नंबर का आंसर है आपका ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा है। याद रखिएगा, सौर ऊर्जा ही हम लोग का प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे है कि 90 नंबर का, स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास किसका उदाहरण है, तो लैंटिक आवास का आपका किसका उदाहरण है, झरना एवं नदी का। लैंटिक आवास किसका उदाहरण है, 90 नंबर का, सॉरी, लैंटिस आवास किसका उदाहरण, 90 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, तालाब एवं दलदल। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास किसका उदाहरण है, तालाब एवं दलदल का। आगे है सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाई जाती है। तो दोस्तों हम लोग इसमें टोटल 90 नंबर का क्या कर लिया, अभी डिस्कशन कर लिए। उसके बाद आपका जो है मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन बनता है और उसको अगर हम लोग सॉल्व करने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इसको आप लोग स्वयं अपने घर में ही बनाएं। और इसका सेट जो है हम लोग आपको टेलीग्राम के चैनल पे दे देंगे, और इसका सॉल्यूशन यानी मैथ का भी सॉल्यूशन का सेट जो है आपको वहाँ पर टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो और कैसा था ये क्वेश्चन, आप एक बार अपने फीडबैक जरूर आके चैनल में दें। अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो इंप्रूवमेंट भी दें अपना। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आपको है जो अगले दिन मिल जाएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अपने चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।